एक सवाल है जो शायद हम सबको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। ध्यान से सुनना इसको। आज लोग जो भी काम कर रहे हैं या जो बिजनेस बनाने का सोच रहे हैं या जो करियर डे इन और डे आउट बिल्ड कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइनली नया है? राइट। या वो एग्जैक्टली वही घिसा पिटा रास्ता है जो ऑलरेडी हजारों या शायद लाखों लोग अपना रहे हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस सेम चीज को थोड़ा बेटर करना चाहते हैं या थोड़ा चीपर देना चाहते हैं, या थोड़ा फास्टर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एसेंशियली फंडामेंटल लेवल पर क्या वो सब कुछ सेम है? और अगर वो सेम है तो खुद से आज एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। हम आखिर किस रेस में भाग रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, ये रेस जीतने से आखिर मिलेगा क्या? ये एक्चुअली एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। और आज की इस डीप डाइव में हमारे पास एक ऐसी सोर्स मटेरियल है जिसने पूरी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स की सोच को फंडामेंटली बदल दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पीटर थिल की ग्राउंड ब्रेकिंग किताब 0 to 1 की। पीटर थिल पेपाल के को-फाउंडर और टेक वर्ल्ड के सबसे शार्प थिंकर्स में से एक हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि रियल वेल्थ, ट्रू इनोवेशन और ऐसी कंपनीज जो फ्यूचर डिफाइन करती हैं, वो आखिर बनती कैसे हैं। तो कहाँ से शुरू करें? क्योंकि ये ऐसी डीप डाइव होने वाली है जो उन सभी बातों को चैलेंज करेगी जो हमें बचपन से बिजनेस और सक्सेस के बारे में सिखाई गई हैं। हाँ, क्योंकि पीटर थिल का सबसे पहला कोर आर्ग्यूमेंट ही यही है कि ये जो भीड़ वाली रेस है ना, जिसके बारे में आपने शुरुआत में बात की, ये एक ऐसी रेस है जो जेन्युइनली जीतने लायक ही नहीं है। हरीन, अगर हम इस कंपेटिटिव रेस को जीत भी गए तो भी हम वही रहेंगे जहां भीड़ है। एग्जैक्टली। रियल पावर वहां नहीं है। उनका मानना है कि रियल इम्पैक्ट और मैसिव वेल्थ एग्जिस्ट करती है 0 से 1 जाने में। मतलब कुछ जेन्युइनली नया बनाना, एक ऐसी चीज जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 0 से 1 सुनने में तो बड़ा कैची और इंस्पायरिंग लगता है, पर इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि आजकल तो हर कोई तो यही क्लेम करता है कि वो कुछ नया कर रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा इल्यूजन है। थील कहते हैं कि दुनिया में प्रोग्रेस एसेंशियली सिर्फ 2 टाइप्स के होती है। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस और दूसरी है वर्टिकल प्रोग्रेस। चलिए इन दोनों को क्लियर जी ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि इनके बीच का फर्क ही सारी गेम डिसाइड करता है। सही कहा। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस का सीधा सा मतलब है 1 to n, यानी जो चीज इस दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप बस उसी को कॉपी कर रहे हो या उसे ज्यादा जगहों पर ले जा रहे हो, आप उसे मैथमेटिकली स्केल कर रहे हो। समझ गए। जैसे अगर मेरे शहर में एक सक्सेसफुल कॉफी शॉप अच्छा चल रहा है और मैं भी उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अगले ब्लॉक में एक और कॉफी शॉप खोल लूं, थोड़े अलग एस्थेटिक या अलग नाम के साथ, राइट? हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस हुई। बिल्कुल। एक और कॉफी शॉप, एक और कपड़ों का ब्रांड या एक और सेम कैटेगरी की फूड डिलीवरी ऐप, ये सब हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है। ये 1 to n है। थील ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि ग्लोबली जो ग्लोबलाइजेशन है वो एसेंशियली हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस ही है। हाँ, एक चीज जो एक देश में काम करती है उसे दूसरी जगह कॉपी कर दो। पर प्रॉब्लम ये है कि ये स्पेस इनक्रेडिबली क्राउडेड है। वहाँ हजारों लोग हैं और हर कोई एक दूसरे से फियर्सली लड़ रहा है। तो इसके कंट्रास्ट में वर्टिकल प्रोग्रेस क्या होती? वर्टिकल प्रोग्रेस का मतलब है 0 to 1, 0 से शुरू करके डायरेक्टली 1 पर जाना। इसका क्लियर मतलब है कुछ ऐसा क्रिएट करना जो इस दुनिया में पहले था ही नहीं। एक कंप्लीटली नई कैटेगरी इन्वेंट करना। एग्जैक्टली। इसको समझने के लिए एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। जब पूरी दुनिया टाइपराइटर यूज कर रही थी तो उस वक्त एक और थोड़ा बेहतर या थोड़ा तेज टाइपराइटर बनाना हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस थी। वो 1 to n था। लेकिन टाइपराइटर को कंप्लीटली छोड़कर सीधा वर्ड प्रोसेसर बनाना या पर्सनल कंप्यूटर बनाना, ये वर्टिकल प्रोग्रेस थी। ये 0 to 1 मूव था। ये कंपैरिजन काफी स्ट्राइकिंग है, क्योंकि एक बेहतर टाइपराइटर कितना भी फास्ट क्यों ना हो, वो एक वर्ड प्रोसेसर को कभी बीट नहीं कर सकता। पर लोग फिर भी 1 to n में इतना ज्यादा क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि एक तो आयन सेफ फील होता है। आपको पता है कि मार्केट कहाँ है और कस्टमर्स क्या चाहते हैं। पर थील का फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट यही है कि हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस हमेशा हाइपर कम्पिटिटिव होती है। वो इतनी क्राउडेड होती है कि वहाँ अल्टीमेटली हर किसी को एवरेज रिजल्ट्स ही मिलते हैं। जबकि वर्टिकल प्रोग्रेस, जब आप जेन्युइनली कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ रियल वेल्थ बनती है, जहाँ मोनोपोली और रियल पावर एग्जिस्ट करती है। फेसबुक का क्लासिक एग्जाम्पल ले लो। हाँ, जब फेसबुक आया तो उसने 0 to 1 मूव किया। उसने सोशल नेटवर्किंग का एक कंप्लीटली नया पैराडाइम सेट किया। और उसके ठीक बाद क्या हुआ? हजारों कॉपीकैट एप्स मार्केट में लॉन्च हो गए थे। हाँ। हर कोई अपना एक नया सोशल नेटवर्क बना रहा था, थोड़े बहुत ट्वीक्स के साथ।
बिल्कुल। और उन हजारों कॉपीकैट ऐप्स को आखिर क्या मिला? वो सिर्फ 1 to n थे। फेसबुक आज भी पूरी दुनिया पर रूल करता है, पर उन हजारों 1 to n कॉपीकैट ऐप्स का आज क्या वजूद है? उन्हें आज कोई नहीं जानता। वो सब भीड़ में कंप्लीटली गायब हो गए, क्योंकि वो इसेंशियली वही चीज कर रहे थे जो ऑलरेडी बन चुकी थी। ओके, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी, क्योंकि जो बात हम अभी कर रहे हैं वो हमारी बेसिक कंडीशनिंग के बिल्कुल खिलाफ जाती है। बचपन से हम सबको पूरी जिंदगी यही सिखाया गया है कि कंपटीशन हेल्दी है। हमें बोला जाता है कि मार्केट्स में कंपटीशन होने से इनोवेशन आती है। हम इसे एक अल्टीमेट यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह देखते हैं। और यही थील की फिलॉसफी का सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा प्रोवोक करने वाला पॉइंट है। वो इस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडिया को डायरेक्टली और अग्रेसिवली ओपोज करते हैं। उनका कहना है कि कंपटीशन लूजर्स के लिए है। वाओ, कंपटीशन लूजर्स के लिए। ये लाइन तो सीधा ईगो पर हिट करती है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? वो ये तो नहीं कह रहे कि हमें कंपटीशन से डर कर भाग जाना चाहिए। उनका पॉइंट वीकनेस या डर बिल्कुल नहीं है। वो फंडामेंटली मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक्चुअल मैथ कैसे काम करता है। ओके। अगर हम एक ऐसी हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बैठे हैं जहां बहुत सारे लोग एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन हम एवरेज हो गए हैं। क्योंकि एक हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में सब एक दूसरे को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और प्राइसेस पर लड़ते हैं। राइट। अगर सामने वाले ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस 10% कम की, तो मार्केट शेयर बचाने के लिए मुझे भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। और इस कंटिन्यूअस प्राइस वॉर की वजह से प्राइसेस हमेशा कंप्रेस होती चली जाती हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स पेपर थिन हो जाते हैं। प्रैक्टिकली उस मार्केट में हर कोई सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर रहा होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी कंपनी जेन्युइनली थ्राइव नहीं करती। और ना ही उनके पास फ्यूचर को इनोवेट करने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल बचता है। इस अंडरलाइंग लॉजिक को समझने के लिए कोई मैक्रो लेवल का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है हमारे पास? एयरलाइंस इंडस्ट्रीज का सबसे परफेक्ट और हार्श एग्जांपल है। सोचो ये कितनी मैसिव और कितनी इनॉर्मस इंडस्ट्री है। हर साल बिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को ग्लोबली ट्रांसपोर्ट करती है और हमारी पूरी मॉडर्न इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है। लेकिन उनकी फाइनेंशियल ग्राउंड रियलिटी क्या है? एयरलाइंस कलेक्टिवली बेयरली प्रॉफिटेबल है। उनके मार्जिन्स इतने एक्सट्रीम थिन होते हैं कि एक इंडिविजुअल टिकट पर उन्हें सिर्फ कुछ सेंट्स या डॉलर्स का प्रॉफिट होता है। कोई भी एयरलाइन जेन्युइनली एक अलग पोजीशन होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है। और इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में अगर हम किसी टेक जायंट को देखें, जैसे गूगल। प्रिसाइजली। गूगल का सर्च मार्केट में आज क्या स्टेटस है? उनकी ऑलमोस्ट एक एब्सोल्यूट मोनोपोली है। उनके प्रॉफिट मार्जिन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। गूगल सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, गूगल जेन्युइनली और मैसिवली थ्राइव करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने एयरलाइंस की तरह भीड़ में घुसकर लो मार्जिन्स पर ब्लीड करना चूज नहीं किया। उसने कंप्लीटली अपना एक अलग गेम बनाया और फिर उस गेम को कॉन्फिडेंटली डोमिनेट किया। बिल्कुल। पर यहां से एक नया प्रॉब्लम उठता है। जैसे ही हम मोनोपोली शब्द बोलते हैं, लोगों को इनहेरेंटली डर लगता है। सोसाइटी में और इकोनॉमिक्स में मोनोपोली को डायरेक्टली ईवल माना जाता है। हाँ, गवर्नमेंट्स उन्हें स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती हैं और ब्रेक करने की कोशिश करती हैं। तो थील इस मोनोपोली स्टेटस को एक अल्टीमेट गोल की तरह क्यों प्रमोट कर रहे हैं? यहाँ पीटर थील एक बहुत ही शार्प इंटेलेक्ट ड्रिवन डिफरेंशिएशन समझाते हैं। वो बताते हैं कि मोनोपोलीज एसेंशियली दो तरह की होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट एनफोर्स्ड मोनोपोली, जैसे पुराने जमाने की टेलीफोन कंपनीज या यूटिलिटी प्रोवाइडर्स, जिन्हें स्ट्रिक्टली कंपटीशन से लीगली बचाकर रखा गया था। उनका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकता था। वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड थी। उन्हें इम्प्रूव करने का कोई इंसेंटिव नहीं था। और हाँ, वो जेन्युइनली बैड थी। राइट। उनका कस्टमर सर्विस हमेशा बुरा होता था क्योंकि कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो दूसरी टाइप की मोनोपोली कौन सी होती है? दूसरी होती है क्रिएटिव मोनोपोली। एक ऐसी मोनोपोली जो किसी कंपनी ने जेन्युइनली एक एक्सेप्शनल 10x बेटर प्रोडक्ट बनाकर अर्न की है। ऐसा प्रोडक्ट जिसके आसपास कोई आ ही नहीं सकता। गूगल, Amazon, एप्पल, ये सब अपने स्पेसिफिक क्रिएटिव एरियाज में मोनोपोलीज हैं। हाँ, एप्पल का iOS इकोसिस्टम अपने आप में क्रिएटिव मोनोपोली है। और थील कहते हैं कि यही वो अल्टीमेट गोल है जो किसी भी जेन्युइनली एम्बिशियस फाउंडर को अचीव करना चाहिए। आपका एम सिर्फ सर्वाइव करना नहीं होना चाहिए। तो एम आखिर क्या होना चाहिए? आपका एम एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी सर्विस या एक ऐसी नई कैटेगरी क्रिएट करना होना चाहिए जो इतनी परफेक्टली यूनिक हो कि आप जेन्युइनली अपने मार्केट में अकेले खड़े हो। आपका कंपैरिजन एग्जिस्ट ही ना करे। ये कोई ब्लाइंड एरोगेंस नहीं है, ये एक फंडामेंटल कैलकुलेटेड बिजनेस स्ट्रैटेजी है।
जब आप वो अकेली पोजीशन अचीव करते हो, सिर्फ तभी आप जेन्युइनली मैसिव वैल्यू क्रिएट करते हो, अपने कस्टमर्स के लिए भी और लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस के लिए भी। क्योंकि हमेशा याद रखना, कॉपी करना सर्वाइवल है, क्रिएट करना डोमिनेंस है। कॉपी करना सर्वाइवल है, क्रिएट करना डोमिनेंस है। ये लाइन अपने आप में एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। पर आइए इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। सबसे क्रिटिकल सवाल ये उठता है कि ऐसी क्रिएटिव मोनोपोली, ऐसे 0 to 1 आइडियाज आखिर आते कहाँ से हैं? उन्हें ढूंढने का प्रोसेस क्या है? इसके लिए थील एक सवाल पूछते हैं जिसे वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मानते हैं। वो इंटरव्यू में हर कैंडिडेट से यही पूछते हैं, क्या ऐसा कुछ सच है जो आप जानते हैं पर ज्यादातर लोग या पूरी दुनिया उस सच को नहीं मानती? What important truth do very few people agree with you on? सवाल सिंपल लगता है, पर इसका जवाब देना इनक्रेडिबली मुश्किल है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन इतना प्रोफाउंडली पावरफुल क्यों है? क्योंकि हम ह्यूमंस इनहेरेंटली ट्राइबल हैं। हम भीड़ के खिलाफ जाने से डरते हैं, पर दुनिया के सबसे बड़े 0 to 1 आइडियाज एग्जैक्टली इसी फ्रिक्शन से पैदा होते हैं। चलिए इसको हिस्ट्री से वैलिडेट करते हैं। जब पेपैल शुरू हुआ था लेट 90s में, तब उस वक्त की कन्वेंशनल विजडम क्या थी? पूरी दुनिया का यही मानना था कि ऑनलाइन पेमेंट्स इनहेरेंटली रिस्की हैं। वो इनसिक्योर हैं और लोग कभी भी इंटरनेट पर स्ट्रेंजर्स को अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पैसे देने पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये उस वक्त का सबसे सॉलिड सच माना जाता था। लेकिन पेपैल ने इस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सच को डिनाई कर दिया। एग्जैक्टली। पेपैल के फाउंडर्स ने स्ट्रांगली बिलीव किया कि मार्केट का ये अजम्पशन कंप्लीटली गलत है। उन्हें एक अलग सच पता था कि एन्क्रिप्शन और टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट से इनएविटेबल फ्यूचर है। उन्होंने पूरी दुनिया के ओपिनियन के खिलाफ बेट किया और वो सही निकले। ऐसे तो टेस्ला का केस भी बिल्कुल फिट बैठता है इस फ्रेम में। हाँ, जब टेस्ला की शुरुआत हुई तब ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री की कन्वेंशनल विजडम बिल्कुल क्लियर थी। हर बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरर यही सोचता था कि इलेक्ट्रिक कार्स जेन्युइनली इम्प्रैक्टिकल हैं। वो स्लो हैं, उनकी रेंज खराब है और मार्केट इनके लिए कंप्लीटली रेडी नहीं है। जनरल मोटर्स, फोर्ड सब यही मानकर बैठे थे। लेकिन टेस्ला ने बोल्डली बिलीव किया कि ये कन्वेंशनली एक्सेप्टेड ट्रूथ बिल्कुल गलत है। उन्हें वो सच पता था जो बाकी ऑटो जायंट्स डिनाई कर रहे थे, कि बैटरी टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली स्केल की जा सकती है। और अगर एक इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल कार से डिजाइन और परफॉर्मेंस में बेहतर हो जाए तो मोबिलिटी का फ्यूचर स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रिक हो जाएगा। और एयरबीएनबी का एग्जाम्पल लें तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तब कन्वेंशनल विजडम ये थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान किसी अनजान स्ट्रेंजर के घर में रात भर नहीं रुकेगा। स्ट्रेंजर डेंजर सोसाइटी का बेसिक रूल था। हाँ, इन्वेस्टर्स ने उन्हें एग्जैक्टली यही बोलकर रिजेक्ट किया था कि ये अनसेफ और इम्प्रैक्टिकल आइडिया है। लेकिन एयरबीएनबी ने बिलीव किया कि ये मार्केट अजम्पशन गलत है। क्लियर बनाया जा सकता है। हर एक जेन्युइनली सक्सेसफुल 0 to 1 कंपनी किसी न किसी एक स्पेसिफिक क्रिटिकल चीज पर पूरी दुनिया से अलग सोचती है। वो एक ऐसा सच जानती है जो बाकी पूरा मार्केट इग्नोर कर रहा है, और फिर वो उस ट्रूथ को रिलेंटलेसली अपने एक्शन में कन्वर्ट करती है। इसका मतलब अगर कोई सच में 0 to 1 आइडिया ढूंढना चाहता है तो उसे अपनी इंडस्ट्री के उन सच को क्वेश्चन करना पड़ेगा जिन्हें सब आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। पर इस तरह भीड़ के खिलाफ खड़े रहने के लिए एक अलग ही लेवल की उम्मीद और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। थील इस साइकोलॉजी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? थील इस कॉन्फिडेंस और उम्मीद को दो अलग एंगल से देखते हैं। वो उसे इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म और डेफिनिट ऑप्टिमिज्म में डिवाइड करते हैं। इनडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? इनडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट वो इंसान होता है जो मानता है कि फ्यूचर फंडामेंटली बेटर होगा। वो जनरल सेंस में पॉजिटिव है और सोचता है कि समहाउ आगे चलकर कुछ तो ठीक हो ही जाएगा। मार्केट ठीक हो जाएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। पर ऑप्टिमिज्म तो जनरल सेंस में अच्छी चीज होती है ना। इस इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इस बेटर फ्यूचर तक पहुंचने का कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होता, कोई स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन रोड मैप नहीं होता, कोई क्लियर विजन नहीं होता कि वो खुद उस फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे। ये बस एक ब्लाइंड होप होती है। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट वो इंसान है जो फर्मली सोचता है कि फ्यूचर बेटर हो सकता है और मैं जानता हूं एग्जैक्टली कैसे उसको बेटर बनाना है। उसके पास अपना एक क्रिस्टल क्लियर प्लान होता है, एक अनवेवरिंग विजन होता है, एक डिफाइंड एग्जीक्यूशन पाथ होता है। और थील हेविली एम्फसाइज करते हैं कि इस दुनिया में जेन्युइनली सक्सेसफुल फाउंडर्स जो रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं वो हमेशा डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट्स होते हैं। वो रैंडमली हवा में तीर नहीं चलाते, वो डिलिबरेटली अपनी रियलिटी बिल्ड करते हैं। स्टीव जॉब्स इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, राइट? एब्सोल्यूट पीक एग्जाम्पल।
स्टीव जॉब्स रैंडमली इनोवेटिव नहीं थे। उन्होंने स्पेसिफिकली और डेलिबरेटली इमेजिन किया था कि टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली कैसी होनी चाहिए, उसका डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस कैसा फील होना चाहिए। उन्होंने फोकस ग्रुप से नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने एक क्लियर विजन बनाया और फिर उस स्पेसिफिक अनयील्डिंग विजन को रिलेंटलेस प्रिसिजन के साथ वैसे का वैसा एग्जीक्यूट किया। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का मतलब है फ्यूचर को अपने हाथों से फोर्स करके रियलिटी बनाना। अब अगर हम एग्जीक्यूशन और रियलिटी बनाने की बात कर ही रहे हैं, तो आइए स्टार्टअप्स की टीम डायनामिक्स पर आते हैं। क्योंकि 0 to 1 अकेले तो बनता नहीं है। नॉर्मल लॉजिक हमें कहता है कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा रिसोर्सेज होंगे और प्रोग्रेस उतनी ही ज्यादा होगी। और यही एक और काउंटर इंट्यूटिव सच है जो थील ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया की बेस्ट स्टार्टअप्स और सबसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज हमेशा छोटी टीम से निकल कर आते हैं। रियलिटी में ज्यादा लोग मतलब फास्टर प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं होता। ऐसा क्यों? बड़ी टीम स्लो क्यों हो जाती हैं? इसका रीजन है कम्युनिकेशन ओवरहेड। एक छोटी टीम में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल एडवांटेज ये होता है कि वहां कम्युनिकेशन लाइंस बहुत कम होती हैं। हर बंदा इफेक्टिवली जानता है कि बाकी सब एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। इसकी वजह से डिसीजंस एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं। अकाउंटेबिलिटी 100% क्लियर होती है। पर जैसे ही आप टीम बड़ी करते हैं, लोगों को एक दूसरे को अपडेट करने में, मीटिंग्स में और मिसकम्युनिकेशन सॉल्व करने में ही ज्यादा टाइम लगने लगता है। एनर्जी एग्जीक्यूशन के बजाय इंटरनल मैनेजमेंट में वेस्ट होने लगती है। थील एक बहुत डायरेक्ट बेंचमार्क देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको अपना डेली रोल किसी और को क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कंपनी इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए टू बिग हो चुकी है। बेस्ट अर्ली स्टेज 0 to 1 कंपनीज में हर एक सिंगल रोल क्रिस्टल क्लियर होता है। ओवरलैप एब्सोल्युटली मिनिमल होता है। वहां ब्यूरोक्रेसी नहीं होती, सिर्फ डीप एग्जीक्यूशन होता है। तो एक सॉलिड 0 to 1 आइडिया मिल गया, एक क्लियर विजन है, एक स्मॉल एंड अजाइल टीम भी है। लेकिन उसके बावजूद स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं? थियल के मुताबिक वो कौन से फंडामेंटल पिलर्स हैं जो एक सक्सेस और फेलियर के बीच का ब्रिज बनते हैं? थियल ऐसी पूरी जर्नी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए 4 कोर फंडामेंटल्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप 0 to 1 बिल्ड कर रहे हैं तो इन चारों का एक साथ अलाइन होना जरूरी है। पहला फंडामेंटल है टेक्नोलॉजी। आपका कोर प्रोडक्ट जेन्युइनली और ड्रामेटिकली इनोवेटिव होना चाहिए, यानी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से थोड़ा सा बेटर होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। एग्जिस्टिंग सोल्यूशन में सिर्फ एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट जैसे 10% फास्टर या थोड़ा बेटर लुकिंग 0 to 1 नहीं होता। थियल कहते हैं कि आपका नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से एटलीस्ट 10 गुना यानी 10x बेटर होना चाहिए। जब आपकी टेक 10x बेटर होती है, सिर्फ तभी आप कंप्लीटली न्यू मार्केट डोमिनेट कर सकते हैं। समझ गया। दूसरा फंडामेंटल क्या है? दूसरा फंडामेंटल है टाइमिंग। ये एक ऐसा हार्श सच है जो बहुत लोग प्योर टेक पे फोकस करते हुए मिस कर देते हैं। सही आइडिया अगर गलत टाइम पर एग्जीक्यूट किया जाए तो वो कॉन्फिडेंटली फेल करता है। टाइमिंग का हमने पहले इलेक्ट्रिक कार्स के कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया था। हाँ, उसको डिटेल्स में देखो। 1990s में इलेक्ट्रिक कार्स बनाना एक आइडिया था। कुछ कंपनीज ने स्टार्ट भी किया, पर वो फेल हुए। क्यों? क्योंकि उस वक्त बैटरीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और मार्केट अवेयरनेस नहीं थी। पर 2000s में टेस्ला ने वही आइडिया फिर से एग्रेसिवली ट्राई किया और मैसिवली सक्सीड किया, क्योंकि मैक्रो एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट और लोगों का माइंड अब तैयार था। टाइमिंग एब्सोल्युटली राइट थी। तीसरा फंडामेंटल क्या है? तीसरा है टीम, खासकर फाउंडर्स की आपस की केमिस्ट्री और अर्ली टीम का एब्सोल्यूट अलाइनमेंट। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर इंपॉर्टेंट है। ये क्लियरली स्टेट करते हैं कि एक बैडली अलाइंड टीम के पास अगर दुनिया बदलने वाला आइडिया भी हो तो उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उस आइडिया को मार देंगे। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, एक टाइटली अलाइंड ग्रेट टीम एक एवरेज आइडिया को भी पिवट करके लंबे समय तक सर्वाइव और सक्सीड करा सकती है। टेक्नोलॉजी, टाइमिंग और टीम। चौथा और आखिरी फंडामेंटल क्या है? चौथा फंडामेंटल है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पूरी टेक इकोसिस्टम का शायद सबसे अंडररेटेड एलिमेंट है। ज्यादातर ब्रिलियंट लोगों को और इंजीनियर्स को लगता है कि अगर उन्होंने एक एक्सेप्शनल 10x बेटर प्रोडक्ट बना लिया तो लोग अपने आप उसको ढूंढ लेंगे। पर ये सच नहीं है। प्रोडक्ट बनाना आधी बैटल है, पर उसको बेचना दूसरी आधी। एग्जैक्टली। प्रोडक्ट बनाना कंप्लीटली यूजलेस है अगर वो प्रोडक्ट लोगों तक इफेक्टिवली पहुंचे ही ना। डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही डीपली इंपॉर्टेंट है।
कितनी ही हिस्टोरिकली ग्रेट कंपनीज सिर्फ इसीलिए फेल हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स फिगर आउट नहीं किए थे। अपनी सेल्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। मार्केटिंग और कस्टमर तक डायरेक्ट रीच को उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी कोड लिखने को देते हो। तो टेक्नोलॉजी, टाइमिंग, टीम और डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इस सारी कॉन्वर्सेशन को एक जगह लाकर सिंथेसाइज करें तो यही इस पूरी डीप डाइव का एक्चुअल एसेंस है। पीटर थील हमें एसेंशियली एक मेंटल फ्रेमवर्क दे रहे हैं एवरेज ना बनने का। यही 0 to 1 का ट्रांसफॉर्मेशनल सच है। जो सिर्फ मार्केट एवरेज के पीछे भाग रहा है वो आखिर में एवरेज ही रह जाएगा। एब्सोल्युटली, उनका मैसेज क्लियर है। ऐसी चीजों पर फोकस करो जो रियल वैल्यू क्रिएट करती हैं। फ्यूचर उन लोगों का होता है जो अलग सोचते हैं, जो वो सच कॉन्फिडेंटली जानते हैं जो उनका पूरा मार्केट नहीं जानता, और जो इनडेफिनेट होप पर नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक, क्लियर और एब्सोल्युटली डेलिबरेट विजन के साथ हर रोज एग्जीक्यूट करते हैं। फ्यूचर उन लोगों का होता है जो अलग सोचते हैं। एक ऐसी लाइन जो सच में स्टे करती है। आज हमने समझा कि कैसे भीड़ को कॉपी करके हम सिर्फ सरवाइव करते हैं और कैसे कुछ नया क्रिएट करके हम डोमिनेट कर सकते हैं। हमने कंपटीशन के उस झूठ को अनकवर किया जो हमें एवरेज बनाता है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को एंड करने से पहले मैं आप सबके लिए एक प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहता हूं। इस पर थोड़ा डीपली और अकेले में सोचिए। क्या आपको जेन्युइनली नया क्रिएट कर रहे हो या एक एग्जिस्टिंग रेस में थोड़ा फास्टर भागते हो? इस सवाल का ऑनेस्ट जवाब ही तय करेगा कि आपका फ्यूचर 1 to n रह जाएगा या आप एक कंप्लीटली नई 0 to 1 रियलिटी बनाएंगे। तो अगर आप इस तरह की जेन्युइनली माइंड एक्सपेंडिंग, अनअपोलोजेटिकली बोल्ड और इंटेलेक्चुअली ड्रिवन इनसाइट्स लगातार सुनना चाहते हैं तो पावर बुक हब को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों और को-फाउंडर्स के साथ शेयर करें जो सच में दुनिया में कुछ नया बिल्ड करना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए आप अभी 0 to 1 फेज में है या 1 to n, और नेक्स्ट कौन सी बुक कवर करनी चाहिए ये भी बताना। क्योंकि हमेशा याद रखना, पावर बुक हब पर हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते बल्कि हम पावरफुल थिंकिंग बिल्ड करते हैं। अगली बार तक के लिए क्लियर सोचिए और जेन्युइनली नया बिल्ड करते रहिए।